तो हाथरस मामले में अभी की बड़ी खबर आपको दे दें। कॉल डिटेल्स के जरिए जी न्यूज का ये बड़ा खुलासा। आरोपी पीड़िता परिवार के बीच होती थी बातचीत। जी न्यूज के पास बातचीत की कॉल डिटेल्स हैं। मुख्य आरोपी संदीप से पीड़िता का परिवार बातचीत करता था। तो कॉल डिटेल से ये बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी पीड़िता परिवार के बीच ये बातचीत, कई घंटे ये बातचीत होती थी। पीड़िता के भाई के नंबर पर यह बातचीत होती थी। आरोपी संदीप करता था बातचीत। अक्टूबर 2019 से लेकर मार्च 2020 के बीच ये बातचीत हुई। हाथरस केस में अब हो रहे हैं एक के बाद एक बड़े खुलासे। पीड़िता और आरोपी के परिवार में होती थी अक्सर बातचीत। कॉल डिटेल्स से हुआ घंटों बातचीत का खुलासा। गांव वालों के मुताबिक पीड़िता और आरोपी परिवार के लड़के के बीच में थे प्रेम संबंध। जी हां, हाथरस मामले में जो सच सामने आ रहा है वो अब बेहद चौंकाने वाला है। सच ये सामने आ रहा है कि पीड़िता और मुख्य आरोपी संदीप के बीच पुरानी जान पहचान थी और शायद दोनों के बीच बातचीत भी होती थी। सबसे बड़ी बात ये कि बातचीत घंटों तक होती थी। आगे हम आपको कॉल डिटेल्स के बारे में बताएंगे, लेकिन पहले ये सुनिए कि ये बातचीत क्यों होती थी। का मामला प्रेम प्रसंग का चल रहा था। कब से? करीब हो गए डेढ़ साल के करीब। क्या हुआ? आमने सामने इनके मकान है, तो ये तो यूं ही आने पर था इनका प्रेम प्रसंग। क्या कभी कोई पंचायत भी हुई ग्राम में इनको लेकर? पंजाब घर भर के बैठ गए थे आपस में, तो उन्होंने लड़के को नौकरी के लिए भेजा या परिवार वालों ने बोला भाई ऐसी बात है, तो घर वालों ने लड़कों को नौकरी के लिए भेज दिया। प्रेम संबंध था, पर लेकिन कहा सुनी इतनी हुई कि तू अपने को लड़की रो, बांध के लड़की तू रो। दोनों ने ही एक दूसरे को समझाया बुझाया, पर लेकिन वो माने न माने इस बात को मुझे पता नहीं है। मैंने प्रेम संबंध में मतलब ज़्यादातर ये नहीं देखा कि दोनों एक जगह देखे, मैंने ये नहीं देखा, सुनाया था प्रेम संबंध की बात। अब सच क्या है इस पर हम कोई दावा नहीं करते हैं, लेकिन जी न्यूज के पास वो कॉल डेटा रिकॉर्ड है जिसके अनुसार आरोपी संदीप और पीड़िता के परिवार के एक नंबर के बीच बातचीत होती थी। ये नंबर पीड़िता के बड़े भाई के नाम पर रजिस्टर है। दोनों नंबरों के बीच अक्टूबर 2019 से मार्च 2020 के बीच लगभग 5 घंटे की बातचीत हुई है। वहीं जब हमने सच जानने के लिए पीड़िता के बड़े भाई से पूछा कि क्या आपकी संदीप से फोन पर कोई बातचीत होती थी, तो उसने साफ इनकार कर दिया कि संदीप से बातचीत होती थी। जो सामने मतलब जो आरोपी है उससे कभी फोन पर बातचीत होती हो आपकी? जी नहीं, मेरी बात नहीं हुई। कभी भी नहीं हुई? जी नहीं, क्योंकि मैं उसे बोलता भी नहीं था। हाँ। क्योंकि वो छोटा, उससे क्या बोलूँगा, वो लड़का। अब आपको कुछ गांव वालों की बातें सुनाते हैं जो इस मामले में छिपे हुए कुछ सच को सामने लाता है। रामू 14 तारीख को हमारी डेयरी पर कैन को खिला रहा था हमारे कांटे में, और रामू बहुत सीधा लड़का है, कानों से भी ऊंचा सुनता है। 14 तारीख को वो हमारे ही यहाँ था। 8 बजे से 11:30-12 बजे तक उसकी सुबह की शिफ्ट है, शाम को भी 8 से 11:30-12 बजे तक की उसकी शिफ्ट है। वो हमारे यहाँ दिहाड़ी मजदूर था, जिसको 2-2.5-3 महीने हुए थे। स्वभाव से बहुत अच्छा था। रजिस्टर वगैरह में उसकी हाजिरी होगी कम से कम? वो हाजिरी क्राइम ब्रांच वाले यहाँ से सब ले गए। हाजिरी में उसका प्रेजेंट है? जी है। क्राइम ब्रांच वाले उनको ले गए रजिस्टर को। हाँ। तो यहाँ गाड़ी वालों ने, जो हमारे यहाँ और स्टाफ काम करता है, उन्होंने सबों ने रामू को देखा। घटना वाले दिन वो यहीं था, 8 बजे से 11:30-12 बजे तक। तो क्या संदीप ने हत्या नहीं की और उस दिन क्या हुआ वो भी सुनिए। 14 सितंबर को क्या हुआ? आपने क्या देखा, क्या सच्चाई है? मैं अपने गांव से जा रहा था अपने खेत के लिए, और संदीप अपने पापा के साथ गाय को पानी पिला रहा था। और फिर मैं आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि वहाँ कराने की आवाज़ खेत में आई थी, जिस खेत में ये घटना हुई थी। तो मैं अपने खेत में गया बाई तरफ, तो ये संदीप और संदीप की माँ ने वो पास में खड़े थे, लड़की पड़ी हुई थी समझे, और कह रहा था कि संदीप को नाम लेना और किसी का नाम मत लेना था।
तो बस ये फिर मैं अपने छुपे रिश्तों में अपने ही मैंने कि ये षड्यंत्र ऐसा है, कोई षड्यंत्र अच्छा है, शायद मुझे भी नहीं फंसा दे, बताऊँ मैं अभी आवाज़ दे दूँ तो मुझे भी नहीं फंसा दे, इसीलिए मैं अपने वहाँ से सीधे छिपे हुए रिश्ते में अपनी सड़क पे आ गया। मतलब ये साफ है कि इस मामले में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालने की कोशिश की गई। हो सकता है एक बार कि हम ये मान लें कि ये सारे लोग झूठ बोल रहे हैं, आरोपी ही दोषी है, पीड़िता का भाई सच बोल रहा है, लेकिन कॉल डिटेल्स तो सच बता रहे हैं। कॉल डिटेल्स तो झूठ नहीं बोल रहा, कॉल डिटेल्स तो ये साबित कर रहा है कि पीड़िता का भाई कहीं ना कहीं कुछ छिपा रहा है। ये सच है कि पीड़िता की मौत हुई है और उसे न्याय मिलना ही चाहिए, लेकिन क्या न्याय की जल्दबाजी में किसी निर्दोष को तो नहीं फंसाया जा रहा है या किसी झूठ पर तो पर्दा नहीं डाला जा रहा है? तो विशाल पांडे की ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे थे और विशाल पांडे हमारे साथ हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल पांडे, यानी कि हम जो अभी तक देख रहे हैं हो सकता है वो आधा सच हो, वो मिलावटी सच हो, और ये जो कॉल डिटेल्स हैं जिसमें आरोपी और पीड़िता के बीच में ये बातचीत हो रही है, इससे एक बात तो समझ में आ ही रही है कि कुछ तो मामला गड़बड़ है, कुछ ना कुछ छिपाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आपने जब उनके भाई से बात की इन कॉल डिटेल्स के बारे में तो उन्होंने मना कर दिया। देखिए मीमांसा, बिल्कुल, और ये अक्टूबर 2019 से लेकर मार्च 2020 तक की ये बातचीत है, और ये जो नंबर है जिस पर बातचीत हुई है ये पीड़िता के बड़े भाई के नाम पर रजिस्टर है और आरोपी संदीप ठाकुर के बीच में बातचीत है। इसमें काफी देर तक की बातचीत है, 20-20 मिनट तक की बातचीत है एक बार में, और अगर कुल ड्यूरेशन हम देखें ये 4 घंटे 57 मिनट की होती है। और जब हमने पीड़िता के भाई से पूछा कि आपकी कभी कोई बातचीत होती थी तो उन्होंने साफ मना किया। अब सवाल ये उठता है कि पीड़िता के भाई के नंबर से संदीप से कौन बातचीत करता था? एक दूसरा यह है कि जो तमाम ग्रामीण हैं, जो ग्राम प्रधान के प्रतिनिधि हैं, जो वहां के स्थानीय ग्रामीण है, वो ये दावा कर रहे हैं कि दोनों के बीच में प्रेम संबंध था, दोनों ही परिवारों के बीच में पंचायत हो चुकी थी एक बार, और उसके बाद कई बार सुलह कराने की कोशिश भी की गई थी। इस तरह के दावे भी गांव के लोगों ने किए हैं। इसके अलावा जो और आरोपियों को लेकर जिनके नाम जोड़े गए हैं, इसमें लगातार ये सवाल उठते गए कि पहले सिर्फ एक आरोपी का नाम दिया गया, बाद में 3 आरोपियों का नाम 8 दिन बाद जोड़ा गया। रामू जिसका नाम है, रामू के बारे में यह दावा किया है डेयरी प्लांट के एक मालिक ने कि रामू 14 सितंबर को सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक डेयरी प्लांट में मौजूद था, और जो रजिस्टर होता है हाजिरी का उसमें उसकी हाजिरी भी लगी हुई है, प्रेजेंट है। इसके अलावा एक जो अन्य आरोपी लवकुश, उनकी मां का ये कहना है कि वो उनके साथ चारा काट रहा था खेत में, बगल के खेत में जहां पर ये घटना हुई थी, और वो पानी पिलाने गया था पीड़िता को जब इस हालत में देखा। देखिए क्या इसकी सच्चाई है, हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच रहे हैं। जो पक्ष अलग अलग है इस पूरे मामले के वो हम सामने रख रहे हैं, जो तथ्य सामने आ रहे हैं। कोशिश यही है कि सारे पक्ष जो हैं वो हम दर्शकों के सामने रखें, जिससे कि वो तय कर सकें कि इस मामले में अगर कोई गड़बड़ है तो वो क्या है। और हम कॉल डिटेल्स दिखा रहे हैं, और हाथरस की घटना को मीडिया का एक वर्ग और राजनीतिक पार्टियां अपने अपने हिसाब से रंग देने में जुटी हैं, लेकिन सत्य सिर्फ सत्य होता है, सत्य का कोई संस्करण नहीं होता। आज हम हाथरस मामले पर आपको जो कुछ बताने जा रहे हैं वो भी पूरी तरह से तथ्यों, सबूतों और सत्य पर आधारित है। हमारी इन्वेस्टिगेशन के अनुसार पीड़िता और मुख्य आरोपी संदीप के बीच पुरानी जान पहचान थी, और शायद दोनों के बीच बातचीत भी होती थी। जी न्यूज के पास वो कॉल डेटा रिकॉर्ड है जिसके अनुसार आरोपी संदीप और पीड़िता के परिवार के एक नंबर के बीच बातचीत होती थी। ये नंबर पीड़िता के बड़े भाई के नाम पर रजिस्टर्ड है। दोनों नंबरों के बीच अक्टूबर 2019 से मार्च 2020 के बीच लगभग 5 घंटे की बातचीत हुई। सच जानने के लिए जब हमने पीड़िता के बड़े भाई से पूछा क्या आपकी संदीप से फोन पर कोई बातचीत होती थी, तो उसने साफ इनकार कर दिया। अब हम आपको पीड़िता के भाई का बयान सुनाते हैं। आपकी संदीप से बातचीत होती थी? जो सामने मतलब जो आरोपी है उससे कभी फोन पर बातचीत होती हो आपकी? जी नहीं, मेरी बात नहीं हुई, कभी भी नहीं हुई। जी नहीं, क्योंकि मैं उसे बोलता भी नहीं था। हाँ। क्योंकि वो छोटा, उससे क्या बोलूँगा, वो लड़का।
राय अब हाथरस मामले से जुड़ी हुई 10 बड़ी खबरें, 10 बड़े अपडेट आपको दे देते हैं। जैसे कि हमने आपको दिखाया, कॉल डिटेल्स के जरिए जी न्यूज का ये बड़ा खुलासा है। आरोपी पीड़िता परिवार के बीच घंटों होती थी बातचीत। जी न्यूज के पास आरोपी पीड़िता परिवार के बीच बातचीत का कॉल रिकॉर्ड है। ये सारी कॉल डिटेल्स हमने आपको दिखाई हैं। पीड़िता के बड़े भाई के नंबर पर, रजिस्टर्ड नंबर पर यह बातचीत होती थी। हाथरस मामले में मुख्य आरोपी संदीप करता था बातचीत। हाथरस में जातीय हिंसा की साजिश में पीएफआई के 4 लोग गिरफ्तार किए गए। अब तक 15 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। 20 धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। सीएम योगी ने हाथरस में जातीय हिंसा की साजिश का खुलासा किया है। हाथरस केस में दाखिल याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में केस की जांच कराने की मांग की गई है। और पीड़िता के भाई का यह बयान हमने आपको इसलिए सुनाया ताकि आप ये समझ सकें कि मामला दरअसल है क्या। अगर भाई बात नहीं करता था तो आरोपी के साथ फिर कौन बात करता था। इसके बाद हमने हाथरस के बूलगढ़ी गांव के कुछ लोगों से भी बात की। इन लोगों ने भी माना कि आरोपी और पीड़िता के बीच प्रेम संबंध था। का मामला प्रेम प्रसंग का चल रहा था। कब से? करीब हो गए 1.5 साल के करीब। क्या हुआ? आमने सामने इनके मकान है, तो ये तो यूं जाने पर था इनका प्रेम प्रसंग। क्या कभी कोई पंचायत भी हुई ग्राम में इनको लेकर? पंजाब घर भर के बैठ गए थे आपस में, तो उन्होंने लड़के को नौकरी के लिए भेज दिया। परिवार वालों ने बोला भाई ऐसी बात है, तो घर वालों ने लड़कों को नौकरी के लिए भेज दिया। तो हाथरस के बूलगढ़ी गांव के लोगों के जो बयान और जो दस्तावेज हमने आपको दिखाए, उनसे कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल देखिए ये है कि 14 सितंबर को परिवार ने रेप की बात क्यों नहीं कही। पहले ही दिन बाकी 3 आरोपियों के नाम क्यों नहीं लिए गए। 8 दिन बाद परिवार ने गैंगरेप की बात क्यों कही। पीड़िता की जीभ काट देने की बात क्यों फैलाई गई, जबकि वो बात करती दिख रही है। 5वां सवाल यह है कि परिवार सीबीआई जांच और नार्को टेस्ट से सहमत क्यों नहीं है। इन सवालों के जवाब के लिए हमने पीड़िता के परिवार वालों के साथ एक बार फिर से बात की। कैसी थी 14 से 22 तारीख तक? नहीं, स्थिति तो कहा तो थोड़ी सुधार में हो गई थी। थोड़ा सा कहा तो मतलब वो बात भी कर रही थी थोड़ी। तो उन्होंने कहा तो बताया, जब मेडिकल जांच भई और चौके ऐसा है कि गांव की बेटी अतगा कुछ शर्माती है ना, तो हर चीज़ कहा तो बता ना पाती। तो वो मेडिकल में कहा तो वहाँ ये सब कहा तो वही जब उसने बयान भी दिया। और अब बात चौथे आरोपी रवि की। गांव के लोगों ने हमें बताया कि रवि भी उस दिन गांव में नहीं था। बूलगढ़ी गांव में रहने वाले ओंकार सिंह ने घटना का प्रत्यक्षदर्शी होने का दावा किया। उन्होंने बताया कि 14 सितंबर को गांव में क्या हुआ था। 14 सितंबर को क्या हुआ? आपने क्या देखा, क्या सच्चाई है? मैं अपने गाँव से जा रहा था अपने खेत के लिए, और संदीप अपने पापा के साथ गाय को पानी पिला रहा था। और फिर मैं आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि वहाँ कराने की आवाज़ खेत में आई थी, जिस खेत में ये घटना हुई थी। तो मैं अपने खेत में गया बाई तरफ, तो ये संदीप और संदीप की माँ ने वो पास में खड़े थे, लड़की पड़ी हुई थी समझे, और कह रहा था कि संदीप को नाम लेना और किसी का नाम मत लेना था। तो बस ये फिर मैं अपने छुपे रिश्तों में अपने ही मैंने कि ये षड्यंत्र ऐसा है, कोई षड्यंत्र अच्छा है, शायद मुझे भी नहीं फंसा दे। बताऊँ मैं अभी आवाज़ दे दूँ तो मुझे भी नहीं फंसा दे, इसीलिए मैं अपने वहाँ से सीधे छिपे हुए रिश्ते में अपने सड़क पे आ गया। तो विशाल पांडे हमारे साथ हैं। विशाल, शक तो इसी वजह से पैदा हो रहा है कि ये बयान बदलते कैसे गए। अब पहले दिन रेप की बात नहीं की गई, अब 8 दिन बाद गैंग रेप की घटना का जिक्र किया गया। पहले जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है पहले पीड़िता का, उसने सिर्फ संदीप का नाम लिया था कि गला दबाने की कोशिश की गई, बाकी आरोपियों के नाम तब नहीं लिए गए थे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई किसी ने भड़काने का काम किया, उकसाने का काम किया? देखिए, ये तो जांच में पता चलेगा, लेकिन हाँ ये बिल्कुल सच है कि 14 सितंबर को पीड़िता की तरफ से, पीड़िता की मां की तरफ से, पीड़िता के भाई की तरफ से सिर्फ इतना ही कहा गया
कि जानलेवा हमला किया गया, गले को दबाने की कोशिश की गई, जान से मारने की कोशिश की गई। और 8 दिन बाद 22 सितंबर को सीओ के सामने पीड़िता का यह बयान आता है कि मेरे साथ गैंगरेप हुआ और 3 और लोग साथ में थे, रवि, लवकुश और रामू। इन तीनों के नाम भी 22 तारीख को एफआईआर में जोड़े गए हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये लगातार उठते रहे और गांव के लोग भी ये कह रहे हैं कि आखिरकार 8 दिन तक इन लोगों ने कोई चीज क्यों नहीं कहा। अब देखिए इसके पीछे सच्चाई क्या है, हम उस पर बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि सच्चाई जो चीजें हैं वो अब सीबीआई की, क्योंकि जांच जब शुरू हो जाएगी वो उनकी जांच में निकलकर सामने आएगा क्या इसके निष्कर्ष पर वो लोग पहुंचते हैं। लेकिन लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि गांव के जो अन्य लोग हैं उनका पक्ष क्या है, हमने उन लोगों का पक्ष जाना है, सीधे उनकी जुबानी हमने इस पूरे घटनाक्रम को देश के सामने रखा है। इन लोगों का ये कहना है कि इनका संबंध पहले से था, इनके बीच में कुछ ना कुछ मनमुटाव हुआ था 1-2 दिन पहले भी, और इसके बाद जिस तरह की घटना सामने आई है वो बिल्कुल अलग हो सकती है, ये गांव के लोग दावा कर रहे हैं, जिसमें ग्राम प्रधान के प्रतिनिधि मौजूद हैं जो अपने आप को एक चश्मदीद होने का दावा कर रहे हैं, ओंकार सिंह, उनका ये बयान है। इसके अलावा जो आरोपी का पक्ष है उनके परिवार के भी कुछ लोग इस तरह के बयान दे रहे हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ी एक बात आ रही है वो रामू को लेकर, क्योंकि वो डेयरी प्लांट पर मौजूद था। ये कहा जा रहा है डेयरी प्लांट के मालिक की तरफ से वो लगातार रजिस्टर दिखा रहे हैं। देखिए, हाथरस के बहाने उत्तर प्रदेश को जलाने की साजिश में जुटे पीएफआई के 4 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए हैं। ये बड़ी खबर। इनके पास से आपत्तिजनक वेबसाइट से जुड़े होने के भी सुराग मिले, तमाम भड़काऊ और आपत्तिजनक कंटेंट भी बरामद किए गए हैं। ये सभी लोग मथुरा के पास गिरफ्तार किए गए। वहीं वेबसाइट से जुड़े मामले की जांच अब ईडी करेगा। तो कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उनके पास से भड़काऊ साहित्य मिला है, मथुरा से इन सभी की गिरफ्तारी हुई है और पुलिस की कार्रवाई इस मामले में जारी है। ईडी करेगी वेबसाइट से जुड़े मामलों की जांच। तो कहीं ना कहीं ये जो साजिश के तार हैं विशाल, पता चल रहा है कि ये पीएफआई का नाम भी आ रहा है और अब ईडी इस पूरे मामले की जांच करने वाली है, वेबसाइट पर ये जिस तरह का कंटेंट आया है उसको लेकर। देखिए, बिल्कुल जस्टिस फॉर हाथरस विक्टिम नाम की वेबसाइट घटना के बाद बनाई गई, हजारों लोगों को इसमें जोड़ा गया और अब देखिए 4 लोग मथुरा के मार्ट से गिरफ्तार किए गए हैं और इन चारों लोगों के संबंध पीएफआई से बताए जा रहे हैं। ऐसा दावा यूपी पुलिस की तरफ से, यूपी सरकार की तरफ से किया जा रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कल बताया कि एमनेस्टी से जुड़े लोग भी हाथरस की इस घटना के बाद साजिश को कर रहे थे, माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे। तो जिस तरह इसमें यह बताया गया था कि प्रदर्शन कैसे करना है, कैसे मास्क पहनकर प्रदर्शन करना है, कैसे अधिकारियों को निशाना बनाना है, ये सब दावे यूपी सरकार की तरफ से किए गए, यूपी पुलिस की तरफ से किए गए और इस पर अब जांच भी शुरू हो चुकी है। कई लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। इसके अलावा जो अन्य कनेक्शंस हैं उनकी भी जांच की जा रही है। ईडी भी इस मामले में जांच कर सकती है। इस तरह की खबरें आ रही हैं मीमांसा। जी, सांप्रदायिक हिंसा फैलाने के लिए कहीं हाथरस की बेटी का तो इस्तेमाल नहीं किया गया मोहरे के तौर पर। इसी पर आइए अब दर्शकों को रिपोर्ट दिखाते हैं। क्या हाथरस के नाम पर पूरे उत्तर प्रदेश को जलाने की साजिश की थी? क्या बेटी को इंसाफ दिलाने के नाम पर दंगा भड़काने का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था? इसका सच अब धीरे धीरे सबके सामने आ रहा है। इस बीच मथुरा में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन चारों का संबंध पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई और कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया यानी सीएफआई से बताया जा रहा है। इसमें एक केरल के मल्लपुरम का रहने वाला है, जबकि बाकी मुजफ्फरनगर, बहराइच और रामपुर के रहने वाले हैं। इनके पास से हाथरस में दंगा फैलाने के लिए बनाई गई वेबसाइट जस्टिस फॉर हाथरस से जुड़े होने के भी सुराग मिले हैं। इनके पास से भड़काऊ और आपत्तिजनक कंटेंट भी बरामद किए गए हैं। हाथरस मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने अब तक अलग अलग 19 एफआईआर दर्ज की है। इनमें प्रदेश का माहौल बिगाड़ने और जातीय हिंसा फैलाने की साजिश की बात कही गई है। हाथरस पुलिस ने देशद्रोह समेत 20 अलग अलग धाराओं में केस दर्ज किया है। इसके साथ ही हाथरस में हुए हंगामे को लेकर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 400 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है, जिसमें आरएलडी नेता जयंत चौधरी, भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर भी शामिल हैं। समाजवादी पार्टी और आरएलडी के कार्यकर्ताओं पर भी केस दर्ज हुए हैं। प्रदेश में सोशल मीडिया पर इस प्रकार के आपत्तिजनक, भ्रामक
पोस्टों और मैसेजेस डालकर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले पोस्टों के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त भीड़ इकट्ठा करने वालों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। हाथरस में पीड़ित परिवार की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पीड़ित के घर पर पीएससी के 15 जवान तैनात कर दिए गए हैं। पीड़ित के भाई की सुरक्षा में 2 गनमैन तैनात किए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का दावा है कि इंसाफ की लड़ाई और सियासत के बीच इतनी गहरी साजिश रची गई थी कि अगर ये कामयाब होती तो यूपी जल उठता। जिसे विकास अच्छा नहीं लग रहा है वे लोग देश में भी और प्रदेश में भी दंगा, जातीय दंगा भड़काना चाहते हैं, सांप्रदायिक दंगा भड़काना चाहते हैं। इस दंगे की आड़ में विकास रुकेगा, इस दंगे की आड़ में उनकी रोटियां सेकने के लिए उनको अवसर मिलेगा। इसलिए वे नित नए षड्यंत्र करते रहते हैं और इन सभी षड्यंत्रों के प्रति पूरी तरह आगाह होते हुए हमें विकास की इस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाना है। सूत्रों के मुताबिक हाथरस में साजिश का मकसद योगी सरकार और केंद्र में मोदी सरकार की छवि को चोट पहुंचाना था और इस साजिश को नेता और डिजाइनर पत्रकारों ने मिलकर अंजाम दिया है। विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो हमारी कोशिश यही है कि सारे पक्ष आपके सामने हों और हाथरस का संपूर्ण सच की आपके पास जानकारी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.